Hello students, I hope you all are doing great. I am Monica Ehlawat. Welcome to my channel Level Up Psychology. यहाँ हम तैयारी कर रहे हैं यूपीपीएससी की 2026 की परीक्षा स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के लिए और इस चैनल पे आपको स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के सिलेबस का जो पार्ट 2 है सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान उसका कंप्लीट सिलेबस कराया जा रहा है। यहाँ क्लासेस आपको बाइलिंगुअल कराई जा रही हैं यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको क्लासेस यहाँ कराई जा रही हैं। ये क्लासेस पब्लिकली सबके लिए यहाँ अवेलेबल हैं और प्लेलिस्ट में आपको ये मिल जाएंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लेलिस्ट का नाम है यूपीपीएससी HEO 2026 प्रिपरेशन। मनोविज्ञान का सिलेबस हमारा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है और आज की क्लास से हम शुरू करने जा रहे हैं सोशल साइकोलॉजी यानी कि सामाजिक मनोविज्ञान। सामाजिक मनोविज्ञान की हमारी आज की ये पहली क्लास है। तो चलिए देखते हैं पहले सिलेबस इसका। यहाँ पे हम वही सिलेबस फॉलो कर रहे हैं एग्जैक्टली जो हमें यूपीपीएससी द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो सामाजिक मनोविज्ञान यानी कि सोशल साइकोलॉजी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी यूनिट 4 है और उसमें ये टॉपिक्स हैं। फर्स्ट टॉपिक है मूलभूत मानव मूल्य एवं मनोवृत्ति यानी कि बेसिक ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एटीट्यूड। स्वरूप, मूल्यों का स्वरूप, स्रोत और उनकी विशेषताएं, नेचर, सोर्सेज एंड फीचर्स ऑफ वैल्यूज़ और फिर मनोवृत्ति के स्वरूप, निर्माण एवं प्रक्रिया यानी कि एटीट्यूड्स के फॉर्मेशन, नेचर एंड फंक्शंस। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सामाजिक नियंत्रण यानी कि सोशल कंट्रोल। सोशल कंट्रोल के पर्पस, कॉजेज, एजेंसीज यानी कि सामाजिक नियंत्रण के उद्देश्य, कारण एवं साधन। फिर हम इसमें पढ़ेंगे सामाजिक परिवर्तन की समस्याएं, कारण एवं सिद्धांत, विशेषताएं यानी कि सोशल चेंज की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स, कॉजेज और थ्योरीज होती हैं वो हम पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे संप्रेषण और अनुन्यात्मक। संप्रेषण क्या होता है, उसके स्वरूप, सिद्धांत, निर्धारक तथा अनुन्यशीलता, प्रतिरोध। उसके अलावा सामाजिक अंतःक्रियाएं तथा अंतर्व्यक्तिगत आकर्षण यानी कि कम्युनिकेशन एंड परसुएसिव कम्युनिकेशन पढ़ेंगे। उसमें नेचर, थ्योरीज, डिटर्मिनेंट्स एंड रेजिस्टेंस टू परसुएशन। सोशल इंटरेक्शन एंड इंटरपर्सनल इंटरेक्शन। फिर एक लास्ट टॉपिक इसमें आएगा आपका सामुदायिक स्वास्थ्य यानी कि सामुदायिक स्वास्थ्य का स्वरूप, उसके प्रकार, भूमिका तथा परामर्श। परामर्श का स्वरूप एवं प्रकार, योग तथा स्वास्थ्य। कम्युनिटी हेल्थ, उसमें नेचर, टाइप एंड रोल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ पढ़ेंगे। फिर नेचर एंड टाइप्स ऑफ काउंसलिंग पढ़ेंगे एंड देन योगा एंड हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि आज हमारी फर्स्ट क्लास है, आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट टॉपिक जो है मूलभूत मानव मूल्य एवं मनोवृत्ति। ठीक है, स्वरूप, स्रोत एवं मूल्यों की विशेषताएं यानी कि इस टॉपिक में हमारे पास दो चीज़ें हैं। एक तो बेसिक ह्यूमन वैल्यूज़, मानव मूल्य, मूलभूत मानव मूल्य और दूसरा मनोवृत्ति यानी कि एटीट्यूड। ठीक है, तो आज इन दो चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें मूल्य का हम पढ़ेंगे स्वरूप, स्रोत और विशेषताएं यानी कि नेचर, सोर्सेज एंड फीचर्स ऑफ वैल्यूज़ पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे मनोवृत्ति के बारे में, मनोवृत्ति का स्वरूप, निर्माण और प्रकार्य। ठीक है, यानी कि नेचर, फॉर्मेशन एंड फंक्शन ऑफ एटीट्यूड्स। ये हम आज की क्लास में ये टॉपिक करने वाले हैं फर्स्ट। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसको। तो आज का टॉपिक शुरू करने से पहले हम ये देख लेते हैं, एक बार समझ लेते हैं थोड़ा सा कि सोशल साइकोलॉजी क्या होती है। अभी तक हमने साइकोलॉजी पढ़ा है ना, मनोविज्ञान पढ़ा। मनोविज्ञान में हमने क्या पढ़ा कि मनोविज्ञान होती है स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेसेस एंड ह्यूमन बिहेवियर, है ना। क्या है ये हमारे मानसिक प्रक्रियाओं और व्यवहार का अध्ययन होता है मनोविज्ञान। अब सोशल साइकोलॉजी क्या होती है, यहाँ पे दो चीज़ें आ रही हैं, सोशल प्लस साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में तो अगेन हमारा वही पार्ट आ जाएगा कि हमारे मानसिक प्रक्रियाएं और हमारा व्यवहार, है ना। और जहाँ सोशल लग गया तो उसमें सामाजिक चीज़ें आ जाएंगी। समाज में क्या होता है, समाज में हम एक इंडिविजुअल नहीं रह जाते, हम दूसरों के साथ इंटरेक्ट भी करते हैं, है ना। तो यानी कि जब एक
सिर्फ हमारी साइकोलॉजी की बात हो रही है तो उस टाइम पे हमारी पर्सनल एज एन इंडिविजुअल बात हो रही है। जब सोशल साइकोलॉजी की बात हो रही है तो उस टाइम पे पूरे सोसाइटी के लेवल पे वो बात हो रही है ना, सोशली वो बात हो रही है, सामाजिक रूप से वो बात हो रही है। तो अब क्या होगा, सोशल साइकोलॉजी का मतलब हम लोग समाज में रहते हैं, सोसाइटी में हैं, तो हम क्या करते हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, राइट, एक दूसरे पे निर्भर हैं हम, और इस निर्भरता के चलते हमें एक दूसरे से इंटरेक्ट करना पड़ता है, अंतःक्रिया करनी पड़ती है एक दूसरे से, किसी काम के फलस्वरूप, किसी की हेल्प करने के लिए, या हमें हेल्प चाहिए हो, या मिलजुल के काम करने में, या बात करने के लिए। तो हर प्रकार से जो है हम किसी ना किसी पे निर्भर होते हैं, यानी कि एक दूसरे पे निर्भर होते हैं, और इस निर्भरता के चलते हम एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, ठीक है, अंतःक्रिया होती है। अब इस इंटरेक्शन की वजह से, इस अंतःक्रिया की वजह से, जो कि दूसरों की वजह से हम करते हैं, उससे कहीं ना कहीं हमारा जो मानसिक प्रक्रियाएं हैं, जैसे कि हमारे विचार, हमारे बिलीव्स, हमारी फीलिंग्स, हमारे इमोशंस, वो और हमारा व्यवहार, ठीक है, वो इन्फ्लुएंस होता है, ठीक, यानी कि उस पर प्रभाव डलता है, वो प्रभावित होता है। अब ज़रूरी नहीं है कि ये जो हम बात कर रहे हैं कि दूसरों की वजह से होता है, तो ऐसा नहीं है कि दूसरों की प्रेजेंस ही हो, ठीक है। अब कोई सामने है आपके, आप उससे इंटरेक्ट कर रहे हैं, उससे बातचीत कर रहे हैं, तब तो ऑफकोर्स आप जब उससे इंटरेक्ट कर रहे हैं तो आप के थॉट्स पे, इमोशंस पे प्रभाव पड़ेगा। लेकिन अगर वो पर्सन वहाँ पे मौजूद नहीं भी है, तब भी कितने बार ऐसा होता है कि हम किसी दूसरे के बारे में सोच रहे होते हैं, किसी ने कुछ हमें बात कही होती है, तो बाद में हम उसकी एब्सेंस में भी उस बात का आकलन कर रहे होते हैं, है ना। तो इस तरीके से जो दूसरे लोग हैं जिनके साथ हम इंटरेक्शन करते हैं, चाहे वो प्रेजेंट हैं या एब्सेंट हैं, उनकी वजह से हमारे जो मानसिक प्रक्रियाएं और व्यवहार पे प्रभाव पड़ता है, वो बनाता है हमारी सोशल साइकोलॉजी, यानी कि सामाजिक मनोविज्ञान, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर है सामाजिक मनोविज्ञान का यहाँ पे मतलब। तो अब इस जो यूनिट में 4 यूनिट है, सामाजिक मनोविज्ञान, सोशल साइकोलॉजी, इसमें हम जो भी पढ़ेंगे उसमें आप यही पाएंगे कि हमारी जो साइकोलॉजी है, एज एन इंडिविजुअल जो हमारी साइकोलॉजी है, जो हमारे थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस या हमारा व्यवहार है, उस पे दूसरों की वजह से कहाँ पे क्या प्रभाव पड़ रहा है और किस तरीके से हमारे जीवन में वो चीज़ कैसे चेंजेस ला रही है, या कैसे क्या प्रभाव लेके आ रही है, क्या इंपॉर्टेंस लेके आ रही है, वो सब चीज़ हम यहाँ पे पढ़ेंगे टॉपिक वाइज। जो भी टॉपिक आएगा उसमें ओवरऑल तरीके से हम यही चीज़ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले है यहाँ पे हमारा मूल्य, यानी वैल्यूज़ के बारे में हम पढ़ेंगे आज, और उसके बाद आज दूसरा टॉपिक है हमारा एटीट्यूड, यानी मनोवृत्ति, या उसको अभिवृत्ति भी बोलते हैं, ठीक है। सो पहले शुरू करते हैं वैल्यूज़, यानी मानव मूल्य या ह्यूमन वैल्यूज़। अब ये वैल्यूज़ क्या होती हैं, जनरली आपने सुना भी होगा लेमन लैंग्वेज में कि इसका वैल्यू सिस्टम ऐसा है या मेरा वैल्यू सिस्टम ऐसा है ना। हम जनरली फ्रेंड्स भी उन्हीं के साथ बनते हैं जल्दी से जिनके साथ हमारा वैल्यू सिस्टम मैच कर रहा होता है। तो ये वैल्यू सिस्टम क्या है, ये वो चीज़ें हैं जिनको हम अपनी लाइफ में बहुत महत्व देते हैं, ठीक है, जिनको हम मानते हैं कि हाँ ये करना सही है और ये करना गलत है, और क्या हमें करना चाहिए लाइफ में, क्या नहीं करना चाहिए, वो सब चीज़ें बनाती हैं हमारा वैल्यू सिस्टम। अब ये वैल्यू सिस्टम हमारा पर्सनल लेवल पे भी हो सकता है, हमारा सोशल कल्चरल लेवल पे भी हो सकता है, हमारा नेशनल लेवल पे भी हो सकता है, ठीक है। अब जैसे इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, सपोज़ एक बच्चा चल रहा है, उसके आगे कोई और इंडिविजुअल चल रहा है एंड उसका पर्स गिर जाता है, ठीक है। तो वो बच्चा जो है एकदम से वो पर्स उठाता है और देखता है कि उसमें काफ़ी पैसे हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड वगैरह हैं, ठीक है, काफ़ी कुछ उसमें है। अब वो बच्चा चाहे तो उस पर्स को अपने पास रख सकता है ना, कि उसमें इतने सारे पैसे वो उसको मिल जाएगा। लेकिन वो बच्चा क्या करता है, वो दौड़ के जाता है और वो जो आगे जा रहे होते हैं अंकल, उनको जाके वो पकड़ा देता है और कहता है कि ये लीजिए, ये आपका पर्स नीचे गिर गया था, ठीक है। तो वो
ले लेते हैं और फिर वो क्या करते हैं अंकल कि उसमें से कुछ पैसे निकाल के उस बच्चे को दे देते हैं कि ये लो, आपने इतना अच्छा काम किया, उसके फलस्वरूप मैं ये आपको रिवॉर्ड दे रहा हूँ। तो फिर वो बच्चा कहता है कि नहीं, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए, ये तो मेरा फ़र्ज़ था कि आपका गिरा, और ईमानदारी इस रिवॉर्ड से कहीं ज़्यादा बड़ी चीज़ है, मैंने ये उठा के आपको दे दिया, मुझे इसके बदले में पैसे नहीं चाहिए। ठीक है, मैंने ये पैसे के लिए नहीं किया या किसी रिवॉर्ड के चलते नहीं किया कि आप मुझे कोई रिवॉर्ड दें तो उसके लिए मैं करूं। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि इस बच्चे की जो वैल्यू सिस्टम थी, जो वैल्यू थी, वो थी ऑनेस्टी, ईमानदारी, है ना, कि यहाँ पे उसके अंदर ये लालच नहीं था कि मैं अगर, या हो सकता था कि उसमें से पहले से ही वो कुछ पैसे निकाल के फिर वो पर्स देता, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया और ना उसने बाद में पैसे लिए उनसे, अंकल से, है ना। तो यहाँ पे ये क्या दर्शाता है कि इस बच्चे का जो वैल्यू है, यहाँ पे इस केस में वैल्यू है ईमानदारी, यानी कि ऑनेस्टी। ठीक है, ये इसके इंडिविजुअल लेवल पे ऑनेस्टी है। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं कि एक बस है, ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, बस है, उसमें सारी सीट एकदम भरी हुई हैं। ठीक है, हर कोई, जो भी सीट रिजर्व भी है तो वो भी भरी हुई हैं अकॉर्डिंग टू द रिजर्वेशन, और बाकी सब हैं। अब उसमें अचानक से कोई एक वृद्ध चढ़ते हैं और वहाँ पे कोई एक जो है युवा, वो खड़ा होके उनको सीट दे देता है कि आप यहाँ पे बैठ जाइए। ठीक है, वो युवा किसी रिजर्व सीट पे नहीं बैठा था, वो अपनी खुद के टिकट लेके अपनी सीट पे बैठा था। ठीक है, लेकिन उन्होंने जब देखा कि ठीक है, एक वृद्ध इंसान जो है बस में चढ़े हैं और मैं इनसे कहीं ज़्यादा सक्षम हूँ खड़े होने के लिए, तो कोई बात नहीं, मैं खड़े हो जाता हूँ और मैं इनको बैठने के लिए सीट दे देता हूँ। ठीक है, तो उस बस में अब और भी जो लोग हैं वो सब ये चीज़ें होते हुए देखते हैं। ठीक है, और वहाँ एक और बच्चा होता है जो कि किशोरावस्था टाइप में लगा लो होता है। ठीक है, तो वहाँ वो ये चीज़ें देखता है, तो वहीं से वो ये सीख लेता है कि हाँ, मुझे भी इस तरह से होना चाहिए। तो उसके जीवन में भी ये चीज़ आगे हो जाती है कि वो अपने सोसाइटी से, ठीक है, अपने आसपास के लोगों से ये चीज़ सीख लेता है कि हाँ, जब भी कोई हमसे कम क्षमता का इंसान आए तो हमें अपनी थोड़ी सी चीज़ छोड़ के उसकी हेल्प कर देनी चाहिए। ठीक है, चाहे वो सीट देना हो या कहीं रास्ता देना हो, कुछ भी। ठीक है, तो वो बच्चा, जो किशोरावस्था वाला बच्चा होता है, वो ये चीज़ इस युवा से सीख लेता है और फिर वो इस चीज़ को अपनी एज अ वैल्यू बना लेता है। तो ये वैल्यू कहाँ से आई उसके अंदर? ये उसके अंदर सोसाइटी से आई। ठीक है, तो ये इस तरीके से सोशल कल्चरल वैल्यू है, और ये वैल्यू आप अक्सर देखेंगे हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में। ठीक है, फिर अब बात करते हैं कि अक्सर इंडियन वैल्यूज़, यानी कि हमारे नेशनल लेवल पे क्या वैल्यूज़ मानी जाती हैं। सबसे बड़ी जो वैल्यू इंडिया जिसके लिए फेमस है वो है अतिथि देवो भव, है ना, कि हम जो है हॉस्पिटैलिटी के लिए बहुत मशहूर हैं, कि हमारे यहाँ जो भी अतिथि आता है, रिगार्डलेस कि हम किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, किस लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं, ऑलमोस्ट हर स्टेट्स में इंडिया के जो है किसी भी अतिथि का जो है बहुत ज़्यादा आदर सत्कार किया जाता है। ठीक है, उनको बहुत सम्मान दिया जाता है। तो ये वैल्यूज़ क्या दर्शाती हैं? ये हमारी नेशनल लेवल पे एज इंडियन वैल्यूज़ दर्शाती हैं। ठीक, तो किसी भी इंसान की अपनी पर्सनल वैल्यू हो सकती हैं, जैसे कि हमने ऑनेस्टी की बात की पहले वाले एग्जाम्पल में। फिर सोशल वैल्यूज़ हो सकती हैं कि जिसमें कि दूसरों के साथ मिलके उन वैल्यूज़ को प्रेजेंट करना या सीखना, है ना, जो हमने सेकेंड एग्जाम्पल में डिस्कस किया। और थर्ड हो गई हमारी नेशनल लेवल पे कि हम जो है इंडियन वैल्यूज़ रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और ह्यूमन वैल्यूज़ की बात करें तो अगर आप कहीं पे भी जाएं और एक इंसानियत के नाते जो हम फीलिंग्स शो करते हैं या जो वैल्यू सिस्टम शो करते हैं, वो हो गया आपका ह्यूमन वैल्यूज़। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हुआ, जो बच्चा है जिसने पर्स दे दिया वो ऑनेस्ट बच्चा है। ठीक है, तो उसके लिए क्या वैल्यू है कि ऑनेस्टी इज़ बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, कि ईमानदारी जो है वो सबसे बड़ी चीज़ होती है। यहाँ अगर अब उसकी खुद की लाइफ में तो ये है कि ईमानदार होना है, अब ये बच्चा, इसको पता है कि हाँ, कहीं पे भी हमें बेईमानी नहीं करनी, बेईमानी करना बुरी बात होती है और ईमानदारी करना अच्छी बात होती है। अब अगर ये किसी ऐसे इंसान को देखता
जिसने चोरी कर ली होती या जिसने इस टाइप से पर्स जो है वो अपने पास रख लिया होता, तो ये उसको अब कैसे जज करेगा? ये उसको बेईमान मानेगा, है ना, ये उसको ईमानदार नहीं मानेगा ऑन द बेसिस ऑफ उसके खुद के वैल्यू क्या है, उसके खुद के मूल्य क्या हैं, ठीक है। तो मूल्यों का हमारे जीवन में ये स्थान होता है कि एक तो ये हमारी पर्सनैलिटी का पार्ट होते हैं, ठीक है, हमें ये बताते हैं कि इनके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि क्या करना सही है और क्या करना गलत है, और फिर इन्हीं के बेसिस पे हम जितने हमारे मूल्य स्ट्रॉन्ग होंगे उसके बेसिस पे हम सामने वाले को भी जज कर पाएंगे अपने हिसाब से कि भाई ये ऐसे है, ये ऐसे है, ठीक है। तो अब अगर कोई चोर होगा सपोज, ठीक है, उसके लिए चोरी करना उसका मूल्य है, ठीक है। अब वो अगर किसी और को चोरी करते हुए देखेगा तो वो उसको ये थोड़ी ना कहेगा कि ये गलत काम कर रहा है, वो तो कहेगा हाँ ठीक कर रहा है, ये इसका सोर्स ऑफ इनकम है, और वो अपने काम को भी ठीक मानेगा, है ना। और वहीं जो ये बच्चा है ये चोरी करने को या बेईमानी करने को गलत मानेगा। तो हर किसी के मूल्य अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप एक चीज़ और नोटिस करेंगे कि ये जो चीज़ें होती हैं जैसे मूल्य वगैरह, ये पर्सन टू पर्सन डिफ़र करेंगी, है ना। किसी के केस में हो सकता है कि कोई चीज़ मूल्यवान है, कोई चीज़ किसी के केस में नहीं है, या किसी के केस में कोई चीज़ अगर मूल्यवान भी है तो वो बहुत हाई लेवल की मूल्यवान है कि आप किसी भी सर्कमस्टांस में उस चीज़ को नहीं छोड़ोगे, चाहे आपकी जान भी चली जाए उस चीज़ के लिए, है ना। इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मूल्य होते हैं किसी किसी को लेके। और किसी के केस में ऐसा है कि हाँ ठीक है वो चीज़ मूल्यवान तो है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बहुत मुश्किल परिस्थितियाँ हैं तब भी वो उतनी ही प्रायोरिटी पे रहे वो चीज़ें, है ना। तो पर्सन टू पर्सन यहाँ पे वैल्यूज़ डिपेंड करती हैं। तो ये चीज़ क्या हो गई? व्यक्तिनिष्ठ, है ना, सब्जेक्टिविटी आ गई। इनफैक्ट सोशल साइकोलॉजी में हम जितने भी कंसेप्ट्स पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने बात की लोगों के साथ इंटरेक्ट करने की, यहाँ पे लोग जो है पिक्चर में आ रहे हैं, ठीक है। तो पर्सन टू पर्सन यहाँ पे आप चीज़ें पढ़ेंगे, तो यहाँ पे जितना भी हम पढ़ेंगे ऑलमोस्ट हर जगह आपको सब्जेक्टिविटी या व्यक्तिनिष्ठता देखने को मिलेगी इन कंसेप्ट्स में, ठीक। तो वैल्यू क्या होता है? एक सब्जेक्टिव स्टैंडर्ड होता है। क्या होता है ये? व्यक्तिनिष्ठ। ठीक है, सब्जेक्टिव होता है वैल्यू, व्यक्तिनिष्ठ होता है। सो वैल्यूज आर एन इंडिविजुअल्स enduring beliefs about what is important, desirable and morally right। ठीक है, और जैसे हमारी वैल्यूज़ होंगी उसके हिसाब से हम बिहेव करेंगे, है ना, उसके हिसाब से हम डिसीजंस लेंगे लाइफ में। सो दे गाइड अ पर्सन्स चॉइसेस, एटीट्यूड्स, बिहेवियर, डिसीजंस एटसेट्रा। ठीक है, यानी कि मूल्य क्या है? मूल्य वे अपेक्षाकृत स्थायी विश्वास हैं जो निर्धारित करते हैं कि किसी व्यक्ति के लिए क्या वांछनीय
महत्वपूर्ण और नैतिक रूप से सही है। ठीक है, और ये व्यक्ति के विचारों, अभिवृत्तियों, उसके डिसीजंस को, है ना, निर्णयों को, व्यवहार को प्रभावित करते हैं। सो ये व्यक्ति के विचारों, अभिवृत्तियों, व्यवहार, निर्णय आदि को दिशा प्रदान करते हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारी वैल्यू की डेफिनेशन कि वैल्यू क्या होती है। ओवरऑल हमें समझ आ गया कि वैल्यू क्या होती है, क्या रोल होता है हमारी लाइफ में वैल्यू का। ठीक है, तो अब वैल्यूज़ में हम जो भी आगे पढ़ेंगे, जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिए 3, वो एग्जाम्पल्स आप याद रखना और उन्हीं के बेसिस पे हम ये अपना पूरा टॉपिक आज सीख लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो अब है हमारा वैल्यू की हमने डेफिनेशन देख ली, वैल्यू क्या होता है, और एग्जाम्पल्स के थ्रू उसको समझ लिया। अब है हमारा नेचर ऑफ वैल्यूज़, यानी कि मूल्यों की प्रकृति। ठीक है, नेचर ऑफ वैल्यूज़, मूल्यों की प्रकृति। ठीक है, अब जो हमने एग्जाम्पल्स किए थे, ये प्रकृति वहीं से निकल के आएंगी। ठीक है, इसमें बिल्कुल भी कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है चीज़ें। तो मूल्यों की प्रकृति में हम सबसे पहली बात क्या कि ये हम सीखते हैं, है ना। अब जो एक न्यू बॉर्न बेबी है उसको तो नहीं पता कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, किस चीज़ को उसको ज़्यादा वैल्यू करनी चाहिए, किस चीज़ को कम, है ना। तो वो ये चीज़ें जो है सीखता है बच्चा। तो ये लर्न होती है। लर्न कहाँ से होती हैं? या तो घर में माता पिता, या स्कूल में टीचर से बड़े होते होते, या जैसे आसपास के लोगों को देख के, है ना। तो इस तरीके से अलग अलग सोर्सेज से जो है बच्चा सीखता है मूल्य अपनी लाइफ में। तो मूल्य की सबसे पहली प्रकृति क्या है कि वो सीखा गया होता है। ठीक है, सो वैल्यूज आर लर्न्ड। यानी कि मूल्य सीखे जाते हैं। ठीक है, और क्या हो सकता है अगली प्रकृति, और क्या हो सकती है? ये हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा था कि जो हमारी वैल्यूज हैं दे आर एंड्योरिंग बिलीव्स, है ना, अपेक्षाकृत स्थायी होती हैं। ठीक है, कभी कभी किसी किसी मौके पे आने पे हो सकता है थोड़ा सा इंसान उस वैल्यू से हल्का फुल्का डेविएट करे, है ना। एंड कई लोगों की तो इतनी स्ट्रांग होती हैं कि वो कैसी भी सिचुएशन हो अपनी वैल्यूज से नहीं हटते हैं। तो वैल्यूज आर अपेक्षाकृत स्थायी होती हैं, यानी कि रिलेटिवली स्टेबल होती हैं। वैल्यूज आर रिलेटिवली स्टेबल। ठीक है, मूल्य अपेक्षाकृत स्थायी होते हैं। ठीक, अपेक्षाकृत इसीलिए बोला है कि कहीं कहीं टेंडेंसी हो सकती है कि किसी सिचुएशन में आके, सिचुएशन की डिमांड की वजह से या अपनी जान बचाने के लिए इंसान हो सकता है कई बारी उन वैल्यूज़ को जो है छोड़ के कुछ और थोड़ा सा अलग बिहेव करे, है ना। या फिर सामाजिक तौर पे कोई चीज़ अगर बहुत ज़्यादा हावी हो रही है किसी इंसान के ऊपर, तो वहाँ उसे जो है अपने वैल्यू सिस्टम के अलावा कुछ और करना पड़ सकता है। ओके, सो नेक्स्ट और क्या हो सकता है? वैल्यूज़ आर सोशली शेयर्ड। ठीक है, ये सामाजिक रूप से साझा होती हैं।
कई वैल्यूज़, कई टाइप की वैल्यूज़, ठीक है। सम वैल्यूज़ आर सोशली शेयर्ड, कुछ मूल्य सामाजिक रूप से साझा होते हैं, है ना। जैसे हमने बात की हमारी सोसाइटी में या हमारे कल्चर में या हमारे इंडिया में जैसे एल्डर्स की रिस्पेक्ट करना, है ना, ये सामाजिक रूप से जो है सबका वैल्यू सिस्टम है। अगर कोई किसी को देखेगा कि कोई किसी एल्डर पर्सन से ठीक से बात नहीं कर रहा है या बदतमीजी कर रहा है तो कहेंगे कि कितना खराब इसका वैल्यू सिस्टम है, उसको इस तरीके से जज करेंगे लोग, है ना, क्योंकि ये पूरी सोसाइटी के लेवल पे हमारा ये सबने मान लिया है ये वैल्यू सिस्टम कि हाँ बड़ों का आदर करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू का मतलब किसी भी चीज़ को वैल्यू कहेंगे तो वो किसी चीज़ को हम जब अच्छा या बुरा कहते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो चीज़ बताती है, ठीक है। तो बड़ों का आदर करना चाहिए, बड़ों को आदर करना अच्छी बात होती है, ये एक वैल्यू हो गई, ठीक है। तो ये वैल्यू जो है ये पूरे सोशल लेवल पे हम लोग आपस में शेयर करते हैं, ओके। उसके बाद है वैल्यू इन्फ्लुएंसेस आवर बिहेवियर। ये हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा था, है ना। वैल्यूज इन्फ्लुएंस आवर बिहेवियर, ठीक है। मूल्य हमारे व्यवहार को प्रभावित करते हैं, है ना। जो हमने सबसे पहले एग्जाम्पल देखा था कि उस बच्चे ने वो पर्स उठा के, वॉलेट उठा के भाग के जाके उन अंकल को दे दिया जिनका कि वो था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिखाता है, उसके व्यवहार में वो चीज़ आई, है ना, जो उसके मूल्य थे कि हमें ईमानदारी से काम करना चाहिए वो आई व्यवहार में। और दूसरी बात में कि उसने उनसे वो पैसे भी नहीं लिए उसके बदले में, तो ये भी उसके व्यवहार में झलका, है ना, कि उसकी क्या वैल्यू है। तो जो वैल्यूज़ होती हैं वो हमारे बिहेवियर को प्रभावित करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वैल्यूज़ जो हैं वो हायरार्किकल होती हैं, ठीक। ये बात हमने पहले भी डिस्कस की थी। वैल्यूज़ आर हायरार्किकल, यानी कि मूल्य कर्मानुसार होते हैं, ठीक है। कर्मानुसार मतलब कि प्रायोरिटी वाइज होते हैं, ठीक है। ठीक, प्रायोरिटी वाइज कैसे, अब लगभग हर क्षेत्र में हमारे कोई ना कोई मूल्य होंगे, है ना। फैमिली को लेके हमारे कुछ मूल्य होंगे, है ना, पैसे को लेके हमारे मूल्य होंगे, अपनी हेल्थ को लेके हमारे मूल्य होंगे, है ना। तो अब किस मूल्य को हम कौन से कर्म पे रख रहे हैं वो मैटर करता है ना। किसी के लिए पैसा ही सब कुछ होता है, जो पैसे से रिलेटेड मूल्य हैं वो बहुत हाई होते हैं, तो उसके लिए जो फर्स्ट वैल्यू आएगी वो मनी की वैल्यू आएगी, है ना। सेकंड पे में भी वो फैमिली को रखता हो, थर्ड पे में भी हेल्थ को रखता हो, है ना। और किसी के लिए हो सकता है हेल्थ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो हेल्थ को सबसे ऊपर रखेगा, पैसे को, फैमिली को, इस तरीके से उनकी वैल्यूज़ जो है सेकंड थर्ड नंबर पे रखेगा। किसी के लिए हो सकता है कि फैमिली वैल्यू सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, है ना, तो वो फैमिली को सबसे ऊपर रखेगा सेकंड थर्ड पे, अलग अलग चीज़ों को। तो ये एग्जाम्पल हैं, फैमिली, पैसा, हेल्थ। इसके अलावा आप और भी एग्जाम्पल सोच सकते हैं, लेकिन ये मैंने आपको इसलिए बताए हैं ताकि आपको ये क्लियर हो जाए इन तीनों के एग्जाम्पल्स हैं कि कैसे हायरार्की होती है, कि हमारी वैल्यूज़ हैं लेकिन उन वैल्यूज़ में भी हम जो है प्रायोरिटी डिसाइड करके रखते हैं कि क्या चीज़ ज़्यादा है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति होती है, ठीक है, ये वैल्यू ही आपस में लड़ रही होती हैं, तो उस टाइम पे हमें चॉइसेस मेक करनी होती है, हमें चूज़ करना होता है दो चीज़ों के बीच में, ठीक है। तो वहाँ पे हम कब किसकी तरफ जाएंगे, जिसकी हम ज़्यादा वैल्यू करते हैं ना। वैल्यू के डेफिनेशन में हमने पढ़ा ना कि हमारी चॉइसेस बनाने में, चुनने में भी जो है ये हेल्प करता है।
वैल्यू सिस्टम। तो अगर सपोज़ करो कि किसी को बहुत अच्छी जॉब मिल रही है, बहुत उसमें उसको एक अच्छा स्टेटस, एक अच्छा मनी जो है उसको मिल रहा है, लेकिन उसके लिए उसे अपने परिवार से दूर जाके किसी दूसरे स्टेट में रहना पड़ेगा, है ना, और जिसमें कि मे बी वीकेंड पे भी आना जाना पॉसिबल ना हो, काफ़ी दूर का स्टेट होगा अगर। तो अब अगर उस इंसान का वैल्यू सिस्टम ऐसा है कि नहीं, मुझे फैमिली वैल्यूज़ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चाहिए, कि डेली परिवार के साथ इंटरेक्शन होना ही होना चाहिए, है ना, अपनी प्रेजेंस के तौर पे, नॉट जस्ट थ्रू फोन्स या ऐसे, तो वो इंसान क्या करेगा, वो इंसान जो है मे बी कोई और जॉब लेगा या उस जॉब को मना कर देगा इस तरीके से। तो वो प्रायोरिटी जो है उसका फैमिली वैल्यूज़ की तरफ उसकी प्रायोरिटी चली गई, कि फैमिली में भी डिपेंड करता है कि आप किस टाइप की वैल्यूज़ दे रहे हैं, है ना। तो उसका वैल्यू सिस्टम ये कहता है कि परिवार को जो है सारे को इकट्ठे रहना चाहिए, या फिर वो हो सकता है कि थोड़ा सा टाइम मांग के ये डिसाइड करे कि कुछ अरेंजमेंट्स करे कि वहाँ जाके पहले फैमिली सेटल हो जाए, उसके बाद वो इस टाइप की कोई जॉब देखे, है ना। वहीं अगर किसी की वैल्यू सिस्टम में पहले ये आता है कि उसे फ़िलहाल मतलब पैसा ज़्यादा ज़रूरी है उसके लिए, एंड उसी से जो है मे बी फैमिली का भी खर्चा चलेगा, तो वहाँ पे उसकी प्रायोरिटी जो है मनी हो गई, तो वो इंसान जो है जाके ज्वाइन कर लेगा, है ना। तो इट डिपेंड्स, और ये भी डिपेंड करता है कि वो कोई भी इंसान लाइफ के किस स्टेज पे है, तो वो हर स्टेज पे जो है हमारा वैल्यू सिस्टम जो है वहाँ पे ये भी मैटर करता है कि किस चीज़ को हम कहाँ पे कैसे प्रायोरिटी दे रहे हैं। तो हायरार्की की फॉर्म में जब हमारी वैल्यूज़ होती हैं तो हमें बेसिकली जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उसमें चूज़ करने में आसानी होती है ना। तो जो वैल्यूज़ के कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं वहाँ पे मेकिंग चॉइस में हेल्प करती है, ठीक। उसके बाद एक और चीज़ प्रकृति में कि वैल्यूज़ आर बेसिक, जनरल, एब्स्ट्रैक्ट। यानी कि वैल्यूज़ क्या होती हैं, मूल्य, मूलभूत, जनरल मतलब व्यापक, अमूर्त होते हैं। ठीक है, क्योंकि जैसे अगर हम बात करें कि उस बच्चे का जो वैल्यू था वो क्या था, ऑनेस्टी, ईमानदारी। अब ईमानदारी वर्ड से आप क्या समझते हैं? क्या ईमानदारी को ऐसे हम कुछ बोल सकते हैं कि ईमानदारी क्या है या कैसे दिखती है? नहीं, उसको हम व्यवहार के जरिए ही बता सकते हैं, है ना, कि ये ईमानदारी होती है। तो अपने आप में जो वैल्यूज़ हैं वो बहुत ही बेसिक चीज़ होती है, ठीक है, और व्यापक रूप से वो होती है और अमूर्त होती है, कि अपने आप देखने से वो फिजिकली ऐसे नहीं दिखेगी, लेकिन वो झलकेगी किसी ना किसी चीज़ के ज़रिए, जैसे कि हमारे व्यवहार में, हमारे चॉइसेस में, है ना, हमारे निर्णयों में। जो भी हमने लिखा था ना कि वो किस किस चीज़ को गाइड करती है, हमारे व्यवहार को, हमारे चॉइसेस को, हमारे डिसीजंस को, है ना, एटसेट्रा। इन सब चीज़ों को जो है वैल्यूज़ हमारी प्रभावित करती हैं या उनको गाइडेंस देती हैं, गाइड करती हैं, उनको निर्देशित करती हैं। तो वैल्यूज़ हमें उनके थ्रू दिखती है ना, वहाँ पे एक्सप्रेस होती है, तब हमें पता चलता है। अदरवाइज वैल्यूज़ वैसे तो व्यापक रूप से होती हैं, और जो हमारे बिलीफ सिस्टम होते हैं, हमारे जो एटीट्यूड्स होते हैं, एटीट्यूड नेक्स्ट टॉपिक है, उसमें भी वैल्यू का रोल रहता है। तो यानी कि जो हमारे जो एटीट्यूड्स हैं, हमारे बिहेवियर्स हैं, ठीक है, या हमारे जो नॉर्म्स हैं, नॉर्म्स का मतलब क्या होता है? मानक, मानदंड, ठीक है। नॉर्म्स भी होते हैं हर सोसाइटी में, ठीक है, ये होते हैं मानक। यानी कि कहीं पे भी किसी भी सोसाइटी में क्या चीज़ जो है वो सही मानी गई है, नॉर्म के हिसाब से क्या सही है, ठीक है, क्या गलत है, तो उसका भी जो आधार होता है वो होता है वैल्यूज़। तो वैल्यूज़ जो है वो बहुत ही बेसिक यूनिट होती है, मूलभूत होती है, इसी के ऊपर सारी चीज़ें फिर बिल्ड होती जाती हैं। हमारा व्यवहार हो गया, हमारी प्रेफरेंसेस हो गई, हमारे एटीट्यूड हो गए, ठीक है, हमारे नॉर्म्स हो गए, जो भी चीज़ें वो वैल्यू से ही बनते जाते हैं। ये लगा लो कि जब कोई बिल्डिंग बनती है तो उसमें बेसिक यूनिट क्या होती है? एक ईंट होती है ना। अब
हर जगह तो ईंट लगी हुई है, लेकिन कहीं तो उससे कमरा बना हुआ है, कहीं किचन बना हुआ है, कहीं बाथरूम बना हुआ है, कहीं फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर ऐसे बने हुए हैं, कहीं ऑफिस बना हुआ है ना। तो कुछ भी उससे हम बना लेंगे, वो डिपेंड करता है उस बेसिक यूनिट ईंट से, ठीक है, ब्रिक से। तो वैसे ही जो बेसिक यूनिट है हमारे व्यवहार में, हमारे विचारों में, वो हमारे वैल्यूज़ हमारी बेसिक यूनिट होती हैं उसकी, ठीक है। और जनरल होती हैं, व्यापक रूप से होती हैं, यानी कि वो ऐसा नहीं है कि वैल्यू सिर्फ बिहेवियर को ही इन्फ्लुएंस करेगी, नहीं, वो व्यापक रूप से सब चीज़ों को इन्फ्लुएंस करती है, चाहे हमारे डिसीजन हो, चाहे हमारे बिहेवियर हो, चाहे हमारे चॉइसेस हों, उन सबको, ठीक है। और एब्स्ट्रैक्ट होती है कि हमें एज सच ऐसे फिजिकली दिखाई नहीं देती, लेकिन थ्रू हमारे एक्शंस, हमारे चॉइसेस वो हमें दिखाई देती है, ठीक है। तो ये होती है प्रकृति मूल्यों की, यानी वैल्यूज के नेचर, ठीक है। अब है हमारा अगला टॉपिक मूल्यों के स्रोत, ठीक है, यानी कि सोर्सेज ऑफ वैल्यू। ठीक है, तो हमने बात की थी ना कि मूल्य जो होते हैं वो हम सीखते हैं, लर्न करते हैं। तो लर्न कहाँ कहाँ से कर सकते हैं, कहाँ कहाँ से हम वैल्यू, मूल्यों को अपने जीवन में लेके आ सकते हैं, सीखते हैं? फैमिली से, ठीक है, स्कूल में, एजुकेशन के थ्रू, अपनी सोसाइटी में, है ना, सोसाइटी में, कल्चर में, और कहाँ कहाँ से हम जो जैसे स्पिरिचुअल गुरुज होते हैं या रिलीजियस गुरुज होते हैं, उनसे लोग अपने वैल्यूज़ बनाते हैं ना, रिलीजियस वैल्यूज़ होती हैं लोगों की, ठीक। और मीडिया के माध्यम से, आज की डेट में तो बहुत ज़्यादा मीडिया के माध्यम से लोग अपनी वैल्यूज़ बनाते हैं, है ना। तो ये सारे जो हैं हमारे सोर्सेज होते हैं जहाँ से हम सीखते हैं, ठीक। तो क्या क्या इसके सोर्स रहेंगे? फैमिली, एजुकेशन के थ्रू, हम पर्सनल एक्सपीरियंस से सीखते हैं, है ना। और पर्सनल एक्सपीरियंस से हम कई बार अपने वैल्यूज़ को चेंज भी कर लेते हैं। अगर हमारा एक्सपीरियंस 2-3 बारी सेम वैल्यू की वजह से ख़राब एक्सपीरियंस मिल रहा है, तो उस वैल्यू को लोग चेंज भी कर लेते हैं कई बारी। तो पर्सनल एक्सपीरियंस से भी हम सीखते हैं वैल्यूज़। सोशियो कल्चरली सीखते हैं, रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल टीचिंग्स से सीखते हैं, ठीक है। और किसके माध्यम से? मीडिया के माध्यम से, ठीक है। संचार के जो साधन होते हैं, मास मीडिया, उनसे, जैसे टीवी, इंटरनेट, है ना। एग्जाम्पल, हम इंटरनेट, आज की डेट में तो सबसे बढ़िया इंटरनेट ही है, वहाँ से हम सीखते हैं। फैमिली क्या हो गया? परिवार, एजुकेशन, शिक्षा के द्वारा, व्यक्तिगत अनुभव, सोशियो कल्चरली यानी कि सामाजिक सांस्कृतिक रूप से, और स्पिरिचुअल या रिलीजियस यानी आध्यात्मिक, और धार्मिक, शिक्षा के द्वारा और संचार के द्वारा, एग्जाम्पल इंटरनेट, ठीक है। तो ये हो गए हमारे सोर्सेज ऑफ वैल्यूज, जहाँ से हम वैल्यूज सीखते हैं, ठीक है। अब है वैल्यू की विशेषताएं क्या हैं, वैल्यू के फीचर्स क्या हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू की प्रकृति पे ही आधारित होंगे, तो उसी टाइप के इसके फीचर्स हो जाएंगे, है ना। फीचर्स ऑफ वैल्यूज यानी कि मूल्यों की विशेषताएं।
तो पहला तो यही है कि हमारे बिहेवियर को, चॉइसेस को, इन सबको गाइड करती है ना वैल्यूज। गाइड बिहेवियर, चॉइसेस एटसेट्रा, ठीक है, वो पूरी लाइन वही आ जाएगी यहाँ पे, वो आप लिख लेना। और क्या हो सकता है, वैल्यूज़ क्या करते हैं, वैल्यूज़ एक कोर होती है बिल्कुल, है ना, हमारे कल्चर का और हमारे पर्सनैलिटी का, ठीक है। मेक कोर ऑफ कल्चर एंड पर्सनैलिटी, ठीक है, ऑफ एनी इंडिविजुअल, ठीक, बिल्कुल उसको जो उसका जो सिद्धांत होती है वो प्रोवाइड करती है। संस्कृति और व्यक्तित्व की नींव, ठीक है, होती हैं वैल्यूज। और क्या होता है इसमें, वैल्यू से हम क्या करते हैं, जजमेंट करते हैं, है ना, कि क्या सही है क्या गलत है, तो जजमेंट में हेल्प करती है वैल्यूज। और वैल्यूज का क्या होता है कि वैल्यूज एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट करने में हेल्प करती हैं, ठीक है। हेल्प्स इन एडजस्टिंग विद एनवायरनमेंट, यानी पर्यावरण के साथ तालमेल बनाने में, एडजस्ट करने में जो है वैल्यूज़ मदद करती हैं, ठीक है। जैसे कि जो इंडियन कल्चर में ही, इंडियन वैल्यूज़ के हिसाब से ही जैसे जो प्रकृति है ना, उसको बहुत ज़्यादा वैल्यू दी जाती है ना। हर एक चीज़ में हम बोलते हैं कि हम पेड़ पौधों की पूजा करते हैं, हम सूर्य देव की पूजा करते हैं, तो इसमें क्या है, हम नेचर को जो है इम्पोर्टेंस दे रहे हैं थ्रू वैल्यूज़, ताकि हमें उसकी वैल्यू समझ आए कि जो नेचर है वो हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है ना। तो इस चीज़ को हमने अपने वैल्यू सिस्टम का पार्ट बना लिया। हालांकि अब आज की डेट में जो है अलग ही डायरेक्शन में वो वैल्यू सिस्टम जाता जा रहा है, पॉल्यूशंस वगैरह क्रिएट और ये सब हो रहे हैं, तो वो वैल्यू सिस्टम कहीं ना कहीं करप्ट हो गया है। लेकिन शुरुआत जो थी इसकी वैल्यू सिस्टम की, वो इसीलिए थी ताकि इन चीज़ों का जो नेचर है उसका संरक्षण किया जा सके, है ना, उनको बिल्कुल भी उनके साथ जो है एक गलत व्यवहार हम ना करें नेचर के साथ। तो इसलिए वो वैल्यू सिस्टम हमारे कल्चर में था, ताकि हम नेचर को जो है वो प्रोटेक्ट करके रखें, पेड़ ना काटें, नदियों को दूषित ना करें, ये सब चीज़ें वैल्यू का पार्ट थी। और इसीलिए इन चीज़ों को एक सम्मान के भाव से, एक आदर भाव से, देव रूप के भाव से जो है हम इन चीज़ों को अपने देखते थे। और आज की डेट में अलग चीज़ बन गई है जो कि गलत है, ठीक है, और बहुत इसके जिस मकसद से बनाया था वो कम्प्लीटली ही डिफ़र हो चुका है, तो दैट इज़ रॉन्ग। लेकिन ये वैल्यू सिस्टम जो है ऐसे हमें हेल्प करता है कि हम एनवायरनमेंट के साथ अच्छे से तालमेल बिठाएं, ठीक है। और बाकी जो हमने डेफिनेशंस में या नेचर में पढ़ा वो चीज़ें आप विशेषताएं में भी डाल सकते हो, ठीक। तो यहाँ पे आपका वैल्यू का टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे एटीट्यूड यानी अभिवृत्ति या मनोवृत्ति का टॉपिक, ठीक है। तो अब है हमारा टॉपिक एटीट्यूड यानी कि अभिवृत्ति या मनोवृत्ति। ठीक है, जनरली एटीट्यूड को आप देखेंगे बुक्स में अभिवृत्ति बोला गया है, लेकिन आपके सिलेबस में इन्होंने मनोवृत्ति बोला है, तो इसलिए मैंने यहाँ दोनों वर्ड्स लिख दिए हैं। तो हो सकता है आपको एग्जाम में अभिवृत्ति वर्ड से भी क्वेश्चन आ सकता है, ज़रूरी नहीं है कि मनोवृत्ति ही लिखा हो। तो मनोवृत्ति हो या अभिवृत्ति हो, तो आपको समझ जाना है कि एटीट्यूड की बात हो रही है, ठीक है। अब एटीट्यूड क्या होते हैं, अभिवृत्ति या मनोवृत्ति क्या होती है। आपने जनरली सुना होगा ना कि इस चीज़ को लेके मेरा एटीट्यूड बड़ा नेगेटिव है, इस चीज़ को लेके मेरा एटीट्यूड बड़ा पॉजिटिव है ना। किसी भी चीज़, किसी भी विचार को लेके, किसी भी पर्सन को लेके, किसी भी चीज़ को लेके हम एक सोच रखते हैं, एक प्रतिक्रिया रखते हैं अपने अंदर, पॉजिटिव, नेगेटिव या
फिर न्यूट्रल भी, ठीक है, तटस्थ भाव भी रखते हैं, तो वो कहलाता है हमारा एटीट्यूड, ठीक है। और ये एटीट्यूड बनता कैसे है, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अब जैसे सपोज एक छोटी बच्ची है, ठीक है, वो जाती है, प्राइमरी स्कूल में है, वो स्कूल जाती है और वो लंच में बिना हाथ धोए बिना खाना खाना शुरू कर देती है। अब उसकी टीचर उसको ये डेली देख रही थी, ऐसे कि हो सकता है कि एक दिन गलती से रह गया हो या कई दिनों तक जो है मैम ने उसको देखा कि ये बच्ची जो है डेली बिना हाथ धोए बिना खाना खाती है। तो मैम ने उसको समझाया अच्छे से कि बिना हाथ धोए बिना हमारे हाथ में बहुत जर्म्स होते हैं, हम दिन में इतने जगह कभी बुक्स में हाथ लगाते हैं, कभी बेंच में, कभी कहीं, तो हर जगह से जो है बैक्टीरियाज या जर्म्स जो है हमारे हाथ में लग जाते हैं और जब हम खाना खाते हैं तो उसके ज़रिए वो हमारी बॉडी के अंदर जा सकते हैं और उससे फिर हमें कुछ ना कुछ बीमारियां भी हो सकती हैं, ठीक है। तो बच्ची को ये समझ आया अच्छे से और मैम ने उसको बोला कि इसलिए आपको हमेशा हाथ धो के खाना खाना चाहिए। तो अब वो जो है लड़की हाथ धो के खाना खाने लग गई, ठीक है। और धीरे धीरे जब उसको ये आदत उसकी बन गई तो उसे बहुत अच्छा लगने लग गया, वो हमेशा कहीं पे भी हो वो हाथ धो के खाना खाती, ठीक है। उसका एक पॉजिटिव नज़रिया बन गया इस चीज़ को लेके कि हाँ, हमें साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, हमेशा खाना जो है हाथ धो के खाना चाहिए। और फिर वो क्या करती है, वो घर जाके अपने भाई बहन को भी, अपने आसपास भी अगर किसी को देखती है तो वो हमेशा उनको बोलती है कि हमें सफाई का, स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए और हमेशा हाथ धो के खाना खाना चाहिए। तो इस तरह वो दूसरों को भी गाइड करती है, ठीक है। तो यहाँ पे इस एग्जाम्पल में हमने क्या चीज़ देखी, एक तो ये चीज़ देखी कि सबसे पहले टीचर ने उसे गाइड किया, टीचर ने उसको नॉलेज दी। टीचर ने ऐसे सिंपली नहीं बोला कि हाथ धो और खाना खाओ, नहीं, टीचर ने उसको कंसेप्ट समझाया कि हाथ धोना क्यों ज़रूरी है, उसको इन्फॉर्मेशन दी, उसको नॉलेज दी, है ना। सबसे पहले स्टेप में टीचर ने नॉलेज दी, उस बच्ची को ज्ञान दिया उस चीज़ के प्रति। उसके बाद उस बच्ची ने वो कहा मान लिया, उसको समझ आई बात, ठीक है, समझाया टीचर ने, उसको समझ आ गई, अंडरस्टैंडिंग आई उसके। यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में नॉलेज हुई, अंडरस्टैंडिंग हुई, चीज़ को लेके समझ आई। दूसरे स्टेप में क्या किया, उसने हाथ धोना शुरू किया और उसे हाथ धोना अच्छा लगने लग गया, उसे स्वच्छता पसंद आने लग गई, ठीक है। तो यहाँ पे उसको स्वच्छता अच्छी लगने लगी। यानी कि पॉजिटिव एटीट्यूड उसका, मतलब पॉजिटिव उसकी थिंकिंग आ गई। एटीट्यूड अभी वर्ड मत लेके आओ, ठीक है, पॉजिटिव थिंकिंग उसकी आ गई इस चीज़ के प्रति, या लगाओ, पॉजिटिव लगाओ, सकारात्मक लगाओ उसका आ गया। थर्ड स्टेप में उसने क्या किया, उसने दूसरों को भी समझाया, है ना, कि आप भी ऐसे करो, दूसरों को भी समझाया एंड खुद भी फॉलो किया हमेशा। ठीक है, यहां पे उसका एटीट्यूड बना, ठीक है, उसकी अभिवृत्ति बनी, उसकी मनोवृत्ति बनी, किस चीज के प्रति, स्वच्छता के प्रति, यानी क्लीनलीनेस के प्रति। ठीक है, तो स्वच्छता या क्लीनलीनेस यहां पे क्या हो गया, ये हो गया एटीट्यूड ऑब्जेक्ट। यानी कि अभिवृत्ति विषय। ठीक है, ये विषय है, इस विषय के ऊपर ही मैम ने उसको इंफॉर्मेशन दी, उसको समझाया, उसको नॉलेज दी, है ना। इस विषय के ऊपर पहले नॉलेज दी गई, फिर इस विषय के प्रति इस लड़की को अच्छा लगने लग गया, पॉजिटिव एटीट्यूड आ गया इसका। ठीक है, तो ये चीज़ जो होती है ना, हम पॉजिटिव, नेगेटिव या न्यूट्रल होते हैं किसी चीज़ के प्रति, वो होता है हमारा एटीट्यूड बेसिकली। लेकिन ये बनता कैसे है, ये इन तीन चीज़ों से। ठीक है, और फिर वो जो है उसके व्यवहार में भी झलका। यहाँ पे क्या हुआ, ये व्यवहार में आ गई चीज़, बिहेवियर में शो होने लग गया उसका एटीट्यूड। ठीक है, शो कैसे करेगी,
हाथ धो के या दूसरों को भी गाइड करके ऐसे ही शो करेगी ना अगर एटीट्यूड है तो, वरना एटीट्यूड भी हमें दिखेगा कैसे? जैसे वैल्यूज़ हैं, वैल्यूज़ हमें कहाँ से दिखती हैं? बिहेवियर के थ्रू दिखती हैं, है ना। और यहाँ पे वैल्यू सिस्टम भी जो है उसका जो अंडरलाइंग वैल्यू सिस्टम होगा वो कैसा होगा, यहाँ से उसकी वैल्यू सिस्टम भी बन गया है। जैसे गाइड किया टीचर ने तो स्वच्छता के प्रति उसका वैल्यू सिस्टम भी डेवलप हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 3 चीज़ों में जो है जाके हमारा क्लीनिनेस या स्वच्छता का एटीट्यूड उस बच्ची के अंदर आ गया, अभिवृत्ति आ गई, ठीक। तो अब इसके प्रति क्या है, उसकी पॉजिटिव थिंकिंग है, तो यानी कि पॉजिटिव एटीट्यूड है। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे 3 कारक होते हैं बेसिकली, जिसको बोलते हैं हम ABC, ठीक है। ABC मॉडल कह लो इसको एटीट्यूड का या कारक, ठीक है। ABC क्या होता है? A का मतलब होता है अफेक्ट, जो होता है संवेगात्मक या संवेग। B का मतलब होता है, ये A हो गया, B का मतलब होता है बिहेवियर यानी व्यवहार, और C का मतलब होता है कॉग्निशन या कॉग्निटिव या संज्ञानात्मक, ठीक है। तो जो हमारा एटीट्यूड होता है या अभिवृत्ति होती है वो बेस होती है ABC मॉडल पे, ठीक है। ABC मॉडल क्या होता है? ABC की फुल फॉर्म ये है, A से अफेक्ट, B से बिहेवियर, C से कॉग्निटिव। अफेक्ट क्या होता है? अगर आपको याद हो, यह मैंने आपको जो मेमोरी एंड फॉरगेटिंग है का चैप्टर कराया था, है ना, स्मृति और विस्मरण वाला, उसमें मैंने आपको बताया था कि अफेक्ट जो होता है ये इमोशंस के लिए यूज़ होता है। हमारे जो इमोशंस, हमारी फीलिंग्स होती हैं, तो साइकोलॉजी के फील्ड में एक तरीके का ये टेक्निकल वर्ड है जो कि संवेगात्मक चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो अफेक्ट यानी कि इमोशंस, व्यवहार और संज्ञानात्मक, ठीक है, हमारे थॉट्स, इन सब से रिलेटेड जो चीज़ें होंगी वो। तो यहाँ पे अब कहाँ पे क्या क्या आपको देखने को मिल रहा है इस एग्जाम्पल में? नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग जो आई, ये अंडरस्टैंडिंग उसकी कहाँ बन रही है? उसके कॉग्निशन में बन रही है, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है आपका कॉग्निशन यानी कि संज्ञानात्मक। स्वच्छता के प्रति पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक लगाव, क्या हो गया? इमोशंस डेवलप हो गए उसके, है ना, फीलिंग्स आ गई यहाँ पे। तो यहाँ पे आ गया, ये आपका हो गया अफेक्ट या संवेगात्मक। और तीसरे में स्टेप में क्या आ गया? उसका व्यवहार या बिहेवियर, ठीक है। तो इसको कभी कभी पहले CAB, ऐसे CAB भी बोल देते हैं या ABC मॉडल भी बोल देते हैं, ठीक है। तो किसी भी तरीके से ये आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना है ABC क्या होता है, CAB क्या होता है। ये मॉडल होता है एटीट्यूड का, जिसमें कि ये 3 चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि व्यवहार में वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली झलके, डिपेंड करता है कि कितनी वो इम्पोर्टेंस है उसकी लाइफ में उस चीज़ की, है ना। लेकिन ओवरऑल जो है ये एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको समझा दिया है कि एटीट्यूड कैसे होता है, उसके क्या कंपोनेंट्स होते हैं, क्या मॉडल है ABC का, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब है अभिवृत्ति के स्वरूप, ठीक है, यानी कि नेचर ऑफ एटीट्यूड। तो अभिवृत्ति कैसे होगी ये भी हम लर्निंग के द्वारा सीखते हैं, है ना, क्योंकि हमें यहाँ पे इसकी समझ डेवलप करनी पड़ती है कि ये क्या चीज़ है ना, पहले समझना पड़ता है उस चीज़ को। तो इसे हम सीखते हैं किससे? परिवार, स्कूल, समाज, मित्र, मीडिया या अपने एक्सपीरियंस से। तो पहला इसका क्या है स्वरूप कि ये अर्जित की जाती है, लर्नड होती है, ठीक है, जैसे वैल्यूज़ होती हैं। फिर ये भी रिलेटिवली स्टेबल होती है, अपेक्षाकृत स्थायी होती है। अब किसी चीज़ को लेके अगर हमारा एटीट्यूड बन गया है ना, अब उस बच्ची को पता चल गया कि ठीक है स्वच्छता बहुत अच्छी चीज़ है, तो वो उसका अपेक्षाकृत स्थायी ही रहेगा, अनलेस एंड अनटिल उसको ये प्रोसेस फॉलो करने से कुछ नुकसान ना हो रहा हो, है ना। तो अपेक्षाकृत ये जो है सामान्य स्थिर रहती हैं, लेकिन शिक्षा, अनुभव एवं अनुशीलता
अनुनयशीलता से बदल सकती हैं। ठीक है, अगर किसी और डायरेक्शन में उसको एजुकेट किया जाए या परसुएड किया जाए या पर्सनल एक्सपीरियंस कोई खराब हो जाए तो बदलने का चांस रहता है, अदरवाइज अपेक्षाकृत स्थायी होती हैं, एटीट्यूड एक बार बन जाते हैं तो। इवैल्यूएटिव यानी मूल्यांकनात्मक होते हैं। मूल्यांकनात्मक होते हैं कि या तो पॉजिटिव होते हैं या नेगेटिव होते हैं या न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, कि यहाँ पे हम मूल्यांकन करते हैं सकारात्मक, नकारात्मक या तटस्थ। जैसे कि धूम्रपान के प्रति किसी की नकारात्मक अभिवृत्ति हो सकती है ना। पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे हो गया, कोई कहे कि मैं ऑर्गन डोनेशन को सपोर्ट करता हूँ, ये उसके प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड हो गया। डिसलाइक स्मोकिंग यानी कि नेगेटिव एटीट्यूड है स्मोकिंग के प्रति। या फिर कोई कहे कि मेरा इस चीज़ पे कोई ओपिनियन नहीं है, तो यानी कि वो न्यूट्रल है इस चीज़ के प्रति। किसी भी एग्जाम्पल में उसका कोई एटीट्यूड इसमें नहीं है, न्यूट्रल है। और क्या हो सकता है, इट इज़ डायरेक्टेड टुवर्ड्स एन ऑब्जेक्ट। जैसे हमने बात की, जिसके प्रति भी एटीट्यूड होता है उसको हम एटीट्यूड ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, सो एवरी एटीट्यूड हैज़ एन ऑब्जेक्ट। हर एटीट्यूड की एक ऑब्जेक्ट होती है, यानी कि किसी वस्तु या व्यक्ति की ओर निर्देशित होता है। अभिवृत्ति हमेशा किसी विषय से जुड़ी होती है। ठीक है, जिसको हम अभिवृत्ति विषय बोलते हैं, हमने एग्जाम्पल में देख ही लिया। अब ये कोई पर्सन हो सकता है। एटीट्यूड हमारे किस किस चीज़ के प्रति होते हैं, किसी इंसान के प्रति, रिलीजन के प्रति, गवर्नमेंट के प्रति, या अगर हेल्थ की बात करें तो वैक्सीनेशन वगैरह के प्रति, फैमिली प्लानिंग, हेल्दी डाइट के प्रति, है ना। तो ये इस केस में क्या हो गई, एटीट्यूड ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे अभिवृत्ति विषय क्या हो गए, जैसे कि फॉर एग्जांपल डॉक्टर, टीकाकरण, परिवार नियोजन, स्वच्छता, सरकार, ये सब। और एटीट्यूड भी हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं, ये तो हमने एबीसी मॉडल में देख ही लिया है ना। बी से बिहेवियर, उसमें इन्फ्लुएंस हो गया। एटीट्यूड ऑफन डिटरमाइंस बिहेवियर। पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड एक्सरसाइज, अगर किसी का एक्सरसाइज को लेके पॉजिटिव एटीट्यूड है तो वो जो है टाइम से अपनी एक्सरसाइज करेगा, फॉलो करेगा, रेगुलर एक्सरसाइज करेगा। अगर किसी का तंबाकू की तरफ, टोबैको की तरफ नेगेटिव एटीट्यूड है तो वो स्मोकिंग नहीं करेगा, है ना। व्यवहार को प्रभावित करती है, जैसे कि उस बच्ची का पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप हो गया स्वच्छता के प्रति, तो वो उसके व्यवहार में भी झलका, है ना। स्वच्छता के प्रति सकारात्मकता आ गई थी तो नियमित हाथ धोने लग गई वो बच्ची। उसके बाद है एक्सट्रीमनेस, चरम सीमा। तो कुछ कुछ केस में क्या होता है, कुछ कुछ एटीट्यूड ऐसे होते हैं हमारे जिसमें कि एक्सट्रीमनेस होती है, कि या तो कुछ तो ऐसे होंगे जो बिल्कुल ही मतलब लो लेवल की हम उसको इम्पोर्टेंस देंगे, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं हमारी लाइफ में। ठीक है, तो सम एटीट्यूड्स आर वीक, कुछ वीक होते हैं, एंड कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। जैसे कि अगर कोई इंसान कहे कि मैं चाय प्रेफर करता हूँ कॉफ़ी की बजाय, ठीक है, तो यानी कि चाय के प्रति उसका पॉजिटिव एटीट्यूड है, लेकिन इतना भी नहीं है। ठीक है, अगर कॉफ़ी की बजाय वो प्रेफर करता है, अगर चाय नहीं भी मिलेगी तो वो कॉफ़ी भी पी लेगा। ठीक है, तो ये उसका वीक एटीट्यूड हो गया। ठीक है, अ पर्सन में स्ट्रांगली अपोज चाइल्ड मैरिज, और अगर कोई पर्सन जो है चाइल्ड मैरिज को, बाल विवाह को के खिलाफ है, तो ये उसका बहुत स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड है। ठीक है, वो कहीं पे भी अपने आसपास जो है इस चीज़ को नहीं होने देगा या आवाज़ उठाएगा उसके खिलाफ। ऐसा नहीं है कि ठीक है एक जगह चाइल्ड मैरिज हो रही है तो वहाँ अपोज कर रहा है, दूसरी जगह हो रही है तो ठीक है कोई बात नहीं, ऐसा नहीं। ये हो गया आपका स्ट्रॉन्ग वाला एटीट्यूड। ठीक है, ऐसे ही उदाहरण के लिए जैसे देशभक्ति होती है, किसी किसी केस में देशभक्ति जो है लोगों की बहुत ज़्यादा होती है, अधिक होती है, तो वो एक स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड की फॉर्म होती है। उसके बाद है कैन बी एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। ठीक है, एक्सप्लिसिट यानी जो प्रत्यक्ष रूप से दिख रही है और अप्रत्यक्ष रूप से दिख रही है। तो अभिवृत्ति जो होती है ना, या तो वो हमें हमारी प्रत्यक्ष रूप से भी दिख सकती है या अप्रत्यक्ष रूप से भी दिख सकती है। प्रत्यक्ष रूप से कैसे, कि हमारे व्यवहार में वो एकदम से क्लियरली झलकेगी। ठीक है, कैसे, जैसे कि अगर कोई इंसान ब्लड डोनेशन को सपोर्ट करता है तो वो उसके लिए कैंपेनिंग करेगा, वो खुद जाके ब्लड डोनेट करेगा, तो ये दिख रहा है कि उसका पॉजिटिव एटीट्यूड है टुवर्ड्स ब्लड डोनेशन। ठीक है, मैं रक्तदान का समर्थन करता हूँ, ये वो चीज़ बोल के भी कर सकता है, वो कैंपेनिंग में पार्ट ले सकता है, वो खुद रक्तदान कर सकता है ना। और इम्प्लिसिट यानी कि अप्रत्यक्ष एटीट्यूड कैसे होते हैं, जैसे कि अनकॉन्शियस एटीट्यूड्स, यानी कि उसको खुद को भी एहसास नहीं है कि मेरे कुछ ऐसे एटीट्यूड्स हैं जो कि अनकॉन्शियस है ना। जैसे किसी भी एक पर्टिकुलर सोशल ग्रुप के प्रति नकारात्मक विचार होना, ठीक है, बायस होना,
टुवर्ड्स सर्टेन सोशल ग्रुप्स अनकॉन्शियसली। ठीक है, तो ये हो गए अप्रत्यक्ष रूप से। उसके बाद है मल्टीप्लेक्सिटी यानी बहुविधता, यानी कि अब क्या है कि एक एटीट्यूड है जो कि ब्रॉडर लेवल पे है। ठीक है, एक अभिवृत्ति है जो कि काफ़ी बड़ी अभिवृत्ति है, उसके अंदर कुछ छोटी छोटी अभिवृत्तियां हैं। ठीक है, मल्टीप्लाइड हो रही हैं, बहुविधता है। ठीक, इन सिंपल वर्ड्स इंडिकेट हाउ मेनी डिफरेंट एस्पेक्ट्स आर इंक्लूडेड इन एन एटीट्यूड, यानी कि किसी अभिवृत्ति में कितने अलग अलग पहलू मौजूद हैं, ये बताता है मल्टीप्लेक्सिटी या बहुविधता। तो अ पर्सन्स एटीट्यूड टुवर्ड्स हेल्थ में इंक्लूड बिलीफ अबाउट न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, हाइजीन, वैक्सीनेशन। अब जैसे हेल्थ है वो एक बड़ी अम्ब्रेला टर्म है फॉर एन एटीट्यूड। ठीक है, हेल्थ में आपकी मेंटल हेल्थ आ गई, फिजिकल हेल्थ आ गई, डाइट आ गई, एक्सरसाइज आ गई, है ना, ये वैक्सीनेशन आ गया, ये सारी चीज़ें जो हैं हेल्थ से रिलेटेड हैं। तो अगर किसी का पॉजिटिव एटीट्यूड है टुवर्ड्स हेल्थ, तो इसका कहने का मतलब क्या है कि उसके जो हैं, अगर इन चीज़ों के प्रति भी, ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बनाती हैं पूरी हेल्थ को, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, डिजीज़ प्रिवेंशन, डाइट वगैरह, अगर इनके प्रति उसका पॉजिटिव एटीट्यूड है तो इसका मतलब उसकी हाई मल्टीप्लेक्सिटी है। ठीक है, ऐसा नहीं कि बस हेल्थ के प्रति अगर उसको सिर्फ एक्सरसाइज करने से मतलब और बाकी चीज़ों से मतलब नहीं है तो इसका मतलब ठीक ठाक है। बट अगर इन सब से वो जो है पॉजिटिव एटीट्यूड रख रहा है तो इसका मतलब उसका काफ़ी हाई मल्टीप्लेक्सिटी है। ठीक है, स्वास्थ्य के प्रति अभिवृत्ति में पोषण, व्यायाम, स्वच्छता, टीकाकरण और रोग निवारण जैसे कई पहलू शामिल हो सकते हैं, इसलिए इसकी यह बहुविधता अधिक है। ठीक है, उसके बाद है सेंट्रलिटी। ठीक है, अब बहुविधता या मल्टीप्लेक्सिटी तो क्या हो गया कि एक के अंदर बहुत सारे अलग अलग पहलू प्रेजेंट है। सेंट्रलिटी में क्या होगा, केंद्रीयता आएगी। ठीक है, किसी व्यक्ति के जीवन मूल्यों और आत्म पहचान में किसी अभिवृत्ति का कितना महत्व है। ठीक है, कि वो जो अभिवृत्ति, वो जो एटीट्यूड है वो उसके लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंस लिए हुए है। ऐसा तो नहीं है कि लाइफ उसी के अराउंड बहुत ज़्यादा घूम रही है तो वो उसका एक बहुत अहम पार्ट बन जाएगा, है ना। तो सेंट्रलिटी रेफर्स टू द इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ एन एटीट्यूड इन अ पर्सन्स लाइफ, वैल्यूज एंड सेल्फ आइडेंटिटी। ठीक है, तो एन एटीट्यूड विद हाई सेंट्रलिटी स्ट्रांगली इन्फ्लुएंसेस पर्सन्स डिसीजन एंड बिहेवियर। तो जितनी ज़्यादा सेंट्रलिटी होगी, जितनी ज़्यादा केंद्रीयता होगी किसी भी एटीट्यूड की, किसी भी अभिवृत्ति की, वो उतना ही ज़्यादा उसके बिहेवियर को, उसकी चॉइसेस को इन्फ्लुएंस करेगी। ठीक है, फॉर अ हेल्दी कॉन्शियस पर्सन एटीट्यूड टुवर्ड हेल्थ इज़ हाईली सेंट्रल। ठीक है, अब यहाँ पे जो ज़्यादा हेल्दी होगा तो उसकी लाइफ में हेल्थ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी। ठीक है, तो वो व्यायाम को, जीवन शैली को अपनी वैसा ही बनाएगा कि उसमें व्यायाम है, अच्छी डाइट है, ये सब वो लेगा। ठीक है, तो इट डिपेंड्स कि वो किसको इम्पोर्टेंस देता है। ओके, तो अब नेक्स्ट टॉपिक है कि निर्माण कैसे होता है, फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड। तो पहली बात तो हम लर्न करते हैं, है ना, ये हमने पहले ही देखा, जैसे एग्जाम्पल में टीचर ने उसको सिखाया बच्चे को। तो यहाँ पे लर्निंग कैसे हो सकती है, लर्निंग बाय एसोसिएशन, या तो साहचर्य के द्वारा अभिवृत्तियों का अधिगम। ठीक है, क्या होता है कि कई बारी जैसे हमें कोई एक चीज़ सही लगती है तो उससे रिलेट करके, उससे एसोसिएट करके हम दूसरी चीज़ भी सही ले लेते हैं, है ना। कई बार क्या होता है कि जैसे बच्चे को जो टीचर क्लास में अच्छी लग रही होती हैं, जो कि बच्चों से बहुत अच्छे से बात करती हैं, है ना, तो बच्चे को ऑटोमेटिकली वो सब्जेक्ट भी पसंद आने लग जाता है ना। अब वहीं पे हो सकता है कोई टीचर ऐसे हों जो वैसे तो बहुत समझाते हैं बच्चों को, लेकिन बहुत स्ट्रिक्ट हों, बहुत डांटते मारते हों, तो वहाँ पे टीचर के प्रति स्टूडेंट इतना ज़्यादा पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं फील करता, तो सब्जेक्ट में भी उतना इंटरेस्ट नहीं ले पाता, है ना। तो ये इस तरीके से बाय एसोसिएशन जो है अभिवृत्तियाँ का अधिगम हम करते हैं। और क्लासिकल कंडीशनिंग के द्वारा, ऑपरेंट कंडीशनिंग के द्वारा ये हम अधिगम में पढ़ चुके हैं, तो ये उनके द्वारा भी होता है। तो यहाँ पे अब मैं दोबारा इन चीज़ों को रिपीट नहीं करूँगी, मतलब को ये हम कर चुके हैं साइकोलॉजी में, अधिगम जब हमने किया था लर्निंग का। ठीक है, उसके बाद है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अवलोकन द्वारा सीखना, लर्निंग थ्रू मॉडलिंग। हम जो है मॉडलिंग के द्वारा लर्न करते हैं, यानी कि हमें कुछ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन दिख जाए कि अच्छा ये इंसान ऐसा कर रहा है, उसको ऑब्जर्व करके हम वैसा ही करते हैं। ठीक है,
जनरली जैसे घरों में हम अपने पेरेंट्स को देखते हैं किस तरीके से उनके एटीट्यूड्स हैं टुवर्ड्स थिंग्स, तो हम वैसे एटीट्यूड अपने बना लेते हैं, है ना। तो मॉडलिंग के द्वारा जो है प्रतिरूपण के द्वारा अभिवृत्ति का अधिगम करना, ठीक है। प्रतिरूपण काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है सोशल साइकोलॉजी में, ये टर्म यहाँ से बच्चे बहुत लर्निंग करते हैं। समाज में जितने मॉडल्स प्रेजेंट होंगे, यानी कि जितने आप जैसा बनना चाहते हैं वैसे चीज़ें आपको दिखेंगी, तो काफ़ी इंपॉर्टेंस हो जाती है मॉडलिंग की, उनको देख के बच्चे प्रेरित होते हैं। फिर पर्सनल एक्सपीरियंस, व्यक्तिगत अनुभव के द्वारा हम बनाते हैं अपने एटीट्यूड, ठीक है। फैमिली इन्फ्लुएंस से, परिवार से, है ना, पीयर ग्रुप से, मित्र समूह से बनाते हैं, मास मीडिया से, जनसंचार के माध्यम से, संस्कृति से, एजुकेशन से, प्रेरण से, अनुनयशीलता से। परसुएशन अगर आपको अभी समझ नहीं भी आ रहा है तो कोई बात नहीं, ये टॉपिक है हमारा 4th, तो वहाँ पे हम कर लेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखो कि इसके द्वारा भी जो है हमारे एटीट्यूड्स फॉर्म हो सकते हैं, ठीक, क्योंकि इन सब चीज़ों से ही कुछ ना कुछ हम नॉलेज ग्रहण करते हैं, ठीक है। जहाँ से भी हम नॉलेज ग्रहण करेंगे, कुछ समझेंगे किसी चीज़ के बारे में जो कि एटीट्यूड ऑब्जेक्ट होगी, अभिवृत्ति का विषय होगी, किसी उस चीज़ के बारे में हमने समझा, नॉलेज ग्रहण की, तो उस चीज़ के प्रति अब या तो हम पॉजिटिव विचार रखेंगे या नेगेटिव रखेंगे या न्यूट्रल विचार रखेंगे, वो हमारा अभिवृत्ति हो गई या वो हमारा एटीट्यूड हो गया उस चीज़ के प्रति, ठीक है। और जैसा भी हमने पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल विचार रखा वो हमारे व्यवहार में झलकेगा, ठीक है। ये हमारी अभिवृत्ति है, एटीट्यूड है। अब फंक्शंस ऑफ एटीट्यूड, एटीट्यूड्स के फंक्शंस क्या हैं, अभिवृत्ति के प्रकार्य, ये हम पढ़ेंगे एक थ्योरी के द्वारा जो दी थी डेनियल कैट्स ने, ठीक है। इनकी थ्योरी का नाम है फंक्शनल थ्योरी ऑफ एटीट्यूड्स, ठीक, डेनियल कैट्स की अभिवृत्ति का कार्यात्मक सिद्धांत। तो ये आपको याद रखना है कि एटीट्यूड के फंक्शंस किसने दिए थे, डेनियल कैट्स ने, ठीक है। इन्होंने 4 फंक्शन दिए थे बेसिकली कि एटीट्यूड के क्या प्रकार्य होते हैं, क्या फंक्शंस होते हैं। सबसे पहले तो दुनिया को समझना, वो तो फर्स्ट स्टेप में ही है कि हमें नॉलेज मिलती है, हम इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। तो एटीट्यूड के द्वारा हम दुनिया को समझते हैं, ठीक है। दूसरा, सिचुएशंस में एडजस्ट करना, अब हमें कोई चीज़ समझ आ गई तो हमें पता है कि अब हम इसमें कैसे एडजस्ट करेंगे। प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, अपने आप को प्रोटेक्ट करना और अपनी वैल्यूज़ को एक्सप्रेस करना थ्रू आवर एटीट्यूड्स, ठीक है। इनके अनुसार क्या है, डेनियल कैट्स के अनुसार अभिवृत्तियाँ 4 प्रमुख मनोवैज्ञानिक कार्य करती हैं। ये व्यक्ति को दुनिया को समझने, परिस्थितियों के अनुसार समायोजन करने, स्वयं की रक्षा करने और अपने मूल्यों को व्यक्त करने में सहायता करती हैं, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें होती हैं, देख लेते हैं एक बारी क्या होता है इनमें। तो पहला है नॉलेज फंक्शन यानी ज्ञानात्मक कार्य। यहाँ से क्या होता है कि हमें चीज़ों के प्रति इंफॉर्मेशन और नॉलेज मिलती है, तो इससे हमें दुनिया का, आसपास का ज्ञान मिलता है, ठीक है। मानसिक ढांचा प्रदान करती हैं समझने के लिए, जटिल परिस्थितियों को समझने के लिए एक मानसिक ढांचा प्रदान करती हैं। उदाहरण के लिए रेगुलर एक्सरसाइज इंप्रूव फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, ठीक है। अब किसी को अगर पता है कि एक्सरसाइज क्या है, एक अभिवृत्ति ऑब्जेक्ट है, उससे क्या होगा, हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ इंप्रूव होगी, तो उसने समझा यहाँ पे, है ना। इसी तरीके से जैसे बच्चे ने समझा स्वच्छता का मतलब क्या है, इसी तरीके से कहीं और भी हम कुछ भी जहाँ भी एटीट्यूड बना रहे हैं वहाँ हम अपनी दुनिया से रिलेटेड, उस चीज़ से रिलेटेड कुछ ना कुछ अपने अंदर समझ डेवलप कर रहे हैं, है ना। तो ये फंक्शन हो गया हमारा ज्ञानात्मक कार्य का, यानी कि नॉलेज का फंक्शन, ठीक है। उसके बाद है हमारा एडेप्टिव यूटिलिटेरियन इंस्ट्रूमेंटल फंक्शन यानी अनुकूलनात्मक या उपयोगितावादी कार्य। अब हमें कोई चीज़ समझ आ जाएगी तो हमें पता है ना कि हाँ हमें भाई कैसे रिएक्ट करना है या कैसे हमें अडेप्ट करना है इस चीज़ में, है ना। तो ये हमारी एडजस्टमेंट में जो है हेल्प करता है, ठीक। एटीट्यूड हेल्प्स इंडिविजुअल्स गेन रिवॉर्ड एंड अवॉइड नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज। दे हेल्प people adjust to their social environment. We like things that give us benefits and dislike things that create problems. अब किसी चीज़ को समझने के बाद हमें पता है कि इस चीज़ को हम ऐसे करेंगे तो हमें फ़ायदा है और ऐसे करेंगे तो हमें नुकसान है ना। तो उस तरीके से हम जो है एडजस्ट करने में हेल्प करती है ये। उदाहरण कैसे हो सकते हैं, अ स्टूडेंट डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स स्टडिंग बिकॉज गुड परफॉर्मेंस ब्रिंग्स रिवॉर्ड्स सच एज एप्रिसिएशन एंड
सक्सेस। ठीक है, तो अगर कोई पॉजिटिव एटीट्यूड रख के पढ़ाई करेगा तो उसको पता है कि पढ़ने से क्या होगा, मेरे अच्छे मार्क्स आएंगे और मेरे को रिवॉर्ड मिलेगा। और वहीं अगर उसने नेगेटिव एटीट्यूड रखा पढ़ाई की तरफ तो उसको वो रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। ऐसे ही जैसे अब आप स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के लिए तैयारी कर रहे हैं, अगर एग्जाम के प्रति आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है ना, तो आप पढ़ाई करेंगे समय से, आप चीज़ों को रिवाइज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, है ना, तो अपने दिनचर्या में पूरा टाइम निकाल के रखेंगे एग्जाम के लिए सेपरेटली। क्यों? क्योंकि उसके प्रति आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है। ठीक, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अगर ये एग्ज़ाम क्लियर हो गया तो मैं स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी बन जाऊंगा, है ना, मेरी जॉब मिल जाएगी मुझे, है ना। तो और अगर इसके प्रति नेगेटिव एटीट्यूड होगा तो क्या होगा, आप रखेंगे नहीं नेगेटिव एटीट्यूड अगर आप एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो, है ना, क्योंकि आपको पता है कि वो आपके लिए नुकसानदायक हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ एडजस्ट कर रहे हैं, समझ आने के बाद आप यहाँ पे इस तरीके से अडेप्ट कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट है हमारा तीसरा फंक्शन ईगो डिफेंसिव फंक्शन या अहम रक्षात्मक कार्य। तो ईगो डिफेंसिव क्या होता है? ईगो हमारे मन के अंदर होता है। ठीक है, ये ईगो वो वाला ईगो नहीं है जिसको बोलते हैं घमंड, वो नहीं है ये। ठीक है, तो ये अनकॉन्शियस तरीके से क्या करता है, यहाँ पे जब भी हम किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में होते हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि हमारे मन में द्विधा या जो है चीज़ों को सामना करने की उतनी कैपेबिलिटी नहीं होती है। तो हमारी बॉडी क्या होती है ना कि अपने आप से ही जो ईगो होती है हमारे अंदर, ठीक है, वो डिफेंस मैकेनिज्म डेवलप करना शुरू कर देती है। ठीक है, उस चीज़ से अगर हम कैपेबल नहीं हैं किसी खतरे से या किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन से फाइट करने से या अनवांटेड चीज़ों की वजह से अगर हम कैपेबल नहीं है उस टाइम पे उस चीज़ को हैंडल करने के, तो हमारी ईगो क्या करती है, डिफेंस मैकेनिज्म पिक्चर में लेके आती है। यानी कि किसी भी रूप में जो है हमें उस मुसीबत से परे ले जाने की कोशिश करती है, चाहे उस मुसीबत को झुठला के या उसको एक कवर अप करके, है ना, किसी भी तरीके से। क्योंकि अगर हम उसका सामना करेंगे तो हमारी व्याकुलता, हमारी मानसिक मनोवैज्ञानिक स्थिति जो है वो काफ़ी ख़राब होने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ईगो डिफेंस मैकेनिज़म्स होते हैं हमारी बॉडी में जो हमें जो इतना बड़ा खतरा होता है उसको किसी तरह कुछ उसको हाइड करके या उसको कवर अप करके या उसको निग्लेक्ट करके किसी भी तरीके से जो है वो हमारे सामने पेश करते हैं। ठीक, तो अलग अलग डिफेंस मैकेनिज़म्स होते हैं, वो आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए हम वहाँ डीप में नहीं जाएंगे, बस इतना समझ लीजिए। ठीक है, अभिवृत्तियाँ व्यक्ति के आत्मसम्मान की रक्षा करती हैं तथा चिंता, अपराध बोध और असुरक्षा की भावना को कम करने में सहायता करती हैं। यह कार्य व्यक्ति को मानसिक असुविधा से बचाता है। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे अगर कोई कहे कि अगर कोई बहुत ज़्यादा स्मोक करता है, ठीक है, तो उसको पता है स्मोकिंग गलत चीज़ है, लेकिन उसका स्मोक के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड है क्योंकि भाई उसी से उसको सुकून मिल रहा है। ठीक है, लेकिन तो वो क्या कहेगा, अब उसको पता है अनकंफर्टेबल ट्रूथ तो यही है कि स्मोकिंग बैड है ना, लेकिन वो क्या कहेगा, फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि स्मोक करते हैं और हेल्दी हैं, तो उसमें क्या गलत है ना। वो इस सच्चाई से अपना मुख मोड़ लेगा, हालांकि उसे पता है। ठीक है, सच्चाई का अगर वो कॉन्शियसली सामना करेगा तो उसका मन जो है बहुत ज़्यादा दुखी रहेगा। और इसी तरीके से जैसे फॉर एग्जांपल जो लोग हेल्थ से रिलेटेड ही एग्जांपल हैं, तो जैसे जो लोग टोबैको च्यूइंग वगैरह करते हैं, तंबाकू वगैरह चबाते हैं, अब इनके जो एडवर्टीजमेंट होते हैं वो कौन करते हैं, इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ करते हैं, है ना। तो उनको पता भी है कि अगर ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है तो वो क्या कह के खा लेंगे कि इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं ये भी तो खाते हैं, है ना। हालांकि दैट इज जस्ट एन एड, वो कोई खाते नहीं है। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, खाएंगे, तो इस चीज़ को उनको पता है कि ये गलत काम कर रहा हूँ, लेकिन वो बोलेंगे कि मेरा पसंदीदा हीरो है वो खाता है तो मैं भी खाऊंगा, है ना। तो इस तरीके से वो जो एक सच है उसके ऊपर पर्दा डाल देता है और अपने अनहेल्दी काम को करता रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ कहाँ से आती है, ये हमारा ईगो का डिफेंस मैकेनिज्म होता है। ठीक है, उसके बाद है वैल्यू एक्सप्रेसिव फंक्शन यानी मूल्य अभिव्यक्ति कार्य। अब एटीट्यूड्स के द्वारा, अभिवृत्ति के द्वारा हम अपनी वैल्यूज़ भी एक्सप्रेस करते हैं ना, हमारी वैल्यूज़ बन जाती हैं। अब स्वच्छता के प्रति, हम ऑनेस्टी के प्रति, ये सब हमारी वैल्यूज़ बन जाती हैं। और
पॉजिटिव या नेगेटिव या न्यूट्रल तरीके से हम एटीट्यूड के ज़रिए अपनी वैल्यूज़ दिखाते हैं। ठीक है, वैल्यू क्या होती हैं? बेसिक होती हैं, है ना, बेसिक यूनिट होती है, हमने देखा था। तो वैल्यू एक्सप्रेस होंगी हमारे बिहेवियर में, हमारे एटीट्यूड में इस तरीके से। ठीक है, तो एटीट्यूड अलाउ इंडिविजुअल टू एक्सप्रेस देयर बेसिक वैल्यूज़, बिलीव्स एंड आइडेंटिटी। तो अभिवृत्तियाँ जो हैं अपने मूल्यों, विश्वासों और पहचान को व्यक्त करने के लिए अवसर देती है ना। अ पर्सन सपोर्ट्स एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन बिकॉज केयरिंग फॉर नेचर इज इम्पॉर्टेंट पर्सनल वैल्यू। अब अगर किसी की पर्सनल वैल्यू ऐसी है कि उसे प्रकृति से बहुत प्यार है, तो वो प्रकृति के संरक्षण के लिए जो है आवाज़ उठाएगा या किसी भी प्रकार से सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो ये हो गए हमारे फंक्शंस। ओके, तो अब लास्ट में हम एक बार अभिवृत्ति की डेफिनेशन देखते हैं। आई होप अभिवृत्ति अभी तक आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी, है ना, कि क्या होता है। अब उसकी डेफिनेशन देखेंगे लास्ट में। अभिवृत्तियाँ किसी व्यक्ति, वस्तु, विचार या घटना, ठीक है, ये क्या हो गई? अभिवृत्ति विषय, है ना, के प्रति सकारात्मक, नकारात्मक अथवा तटस्थ रूप से मूल्यांकन करने की सीखी हुई प्रवृत्तियाँ होती हैं। अभिवृत्ति के 3 प्रमुख घटक होते हैं: संज्ञानात्मक, विश्वास या विचार, भावनात्मक तथा व्यवहारात्मक प्रकार से व्यवहार करने की प्रवृत्ति। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डेफिनेशन में सारी चीज़ कवर कर ली जो हमने अभी तक पढ़ी थी। क्या क्या पढ़ा था? एक तो हमने पढ़ा कि अभिवृत्ति किसके प्रति होती है? अभिवृत्ति विषय के प्रति होती है, जो कि कोई भी व्यक्ति, वस्तु, विचार या घटना हो सकती है। ठीक है, ये होती क्या है? ये बेसिकली हमारी प्रतिक्रियाएं होती हैं, हमारी प्रवृत्तियां होती हैं, जो कि सकारात्मक हो सकती है, नकारात्मक हो सकती है या तटस्थ हो सकती है। ठीक है, अब इसमें 3 प्रमुख घटक होते हैं ABC मॉडल वाले। ठीक है, संज्ञानात्मक, भावनात्मक या संवेगात्मक तथा व्यवहारात्मक। ठीक है, तो ये हो गई हमारी कंप्लीट डेफिनेशन, और ये सीखी गई होती हैं। ठीक है, लर्नड होती हैं। सो एटीट्यूड्स आर लर्नड predispositions to evaluate a person's object, idea or event etc. called the attitude object positively, negatively or neutrally. They consist of cognitive, affective and behavioral components. ठीक है, ये हमने अभी तक देखा कि एटीट्यूड जो हैं वो सीखे गए होते हैं, लर्नड होते हैं, लर्निंग थ्रू एसोसिएशन, थ्रू कंडीशनिंग, है ना। टू इवेल्युएट अ पर्सन, इवेल्युएट व्हाट? इवेल्युएट एटीट्यूड ऑब्जेक्ट। और एटीट्यूड ऑब्जेक्ट हमारी क्या होती है? कोई पर्सन हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट, कोई आइडिया हो सकता है, कोई इवेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसको इवेल्युएट करना कैसे? या तो पॉजिटिवली या नेगेटिवली या न्यूट्रली। और उसमें क्या क्या होते हैं? एटीट्यूड में हमारे 3 कंपोनेंट्स होते हैं बेसिकली, जो हमने ABC मॉडल में पढ़ा। A इज़ अफेक्टिव, B इज़ बिहेवियरल, C इज़ कॉग्निटिव। ठीक है, ABC मॉडल बोल दो या इसको CAB बोल दो, दोनों तरीके से कई बार यूज़ हो जाता है, तो आपको ये दोनों ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा एटीट्यूड यानी कि अभिवृत्ति का टॉपिक भी कंप्लीट होता है। तो आज की क्लास में हमने मूलभूत मानव मूल्य एवं मनोवृत्ति यानी बेसिक ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एटीट्यूड का टॉपिक कर लिया है। मूल्य में हमने पढ़ा उसका स्वरूप, स्रोत और मूल्य की विशेषताएं, है ना, ये हमने कंप्लीट कर लिया। नेचर, सोर्सेज एंड फीचर्स ऑफ वैल्यूज़ हमने कर लिए पहले। उसके बाद हमने मनोवृत्ति या अभिवृत्ति, इसको अभिवृत्ति जैसे मैंने बताया आपको कि बुक्स में अभिवृत्ति ज़्यादा यूज़ होता है, तो अभिवृत्ति या मनोवृत्ति का भी टॉपिक कर लिया। उसमें हमने क्या पढ़ा? मनोवृत्ति के स्वरूप, निर्माण एवं प्रकार्य यानी कि नेचर, फॉर्मेशन एंड फंक्शन ऑफ एटीट्यूड्स। ठीक है, तो ये फर्स्ट टॉपिक हमारा होता है कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आई होप आपको समझ आई एंड इंटरेस्टिंग लगी। इफ़ यस, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।